नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं आज की खबर, जहां हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश में। अब बस इंतजार है तो हर किसी को 4 जून का जब नतीजे आएंगे और ईवीएम में कैद किस्मत जो प्रत्याशियों की कैद हो चुकी है, उस पर यह समझ में आएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया, जनता ने किसको नकारा और लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन प्रदेश में हुए इस बार के लोकसभा चुनाव ने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी और इसकी वजह है 24 के चुनाव में पड़ा कम वोट प्रतिशत। अब आपको समझाते हैं कि 2019 में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और फिर 2024 में वोटिंग परसेंटेज कितना घटा है, यह भी विस्तार से आपको बता देते हैं। 2019 का जिक्र पहले करेंगे। 75.23% वोटिंग पहले चरण में हुई थी और इस बार हुई है 68.05%, यानी -7.18% वोटिंग घटी है। तो भाई दूसरे चरण भी देख लीजिए, जहां पर 67.65% वोटिंग हुई, तो दूसरे चरण में 2024 में 58.66% वोटिंग हुई है। तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो 66.88% वोटिंग 2019 में हुई थी, तो वहीं 2024 में 66.91% वोटिंग हुई। चौथे चरण में 75.95% वोटिंग 2019 में हुई थी और इस बार ये वोटिंग परसेंटेज घटा 71.72% वोटिंग हुई। लगातार हम देख रहे हैं इस पर चर्चा भी जारी है। राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं। कम वोटिंग परसेंटेज में मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज देखने को मिल रही है और इन आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वो नसीहत याद आ जाती है, जब उन्होंने मध्य प्रदेश के पहले चरण के बाद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी थी। शाह के निर्देश देने के बाद बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। ये भी तय किया था कि मतदान के दिन मतदान जागरण अभियान चलाया जाएगा। संगठन ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी दी थी कि बूथ तक पहुंचे हर कार्यकर्ताओं को सुबह फोन करेंगे। तमाम जो अमित शाह ने नसीहत दी थी और इसके बाद ये कार्यकर्ता अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को फोन कर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं बीजेपी विधानसभा 2023 में इस्तेमाल की थी। देखिए, इस बार बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट डलवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन चारों चरण में वोटिंग जो परसेंटेज है पिछले चुनाव के मुकाबले कम ही रह गया। मध्य प्रदेश में 4 चरणों को मिलाकर करीब 67% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 4% कम है, जिस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी वार किया। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के सारे दावे फेल हो चुके हैं और कम वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है। के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहाँ बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहाँ 375 वोट के डाले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं थी, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को रुझान भी कम देखने को मिला, जिसमें हर किसी की टेंशन बढ़ गई। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह क्या रही और इसके सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मतदान प्रतिशत सभी के नेताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही। चुनाव आयोग की तरफ से सभी सीटों पर वोटिंग के अंतिम आंकड़े मंगलवार रात जारी हुए। वोटिंग के आंकड़े देखकर कुछ सीटों पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत ने बढ़ाई है। सियासी दल भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह रही जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। सीधी में महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में 13.17% कम पड़े। खजुराहो में 12.09%, रीवा में 2.6% और सतना में 10.26%। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस बार 4.25% वोटिंग घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% वोटिंग हुई थी। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था।
2019 में इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं रही। 2019 में एमपी में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कमलनाथ का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी थी। इस बार छिंदवाड़ा, विदिशा, गुना, राजगढ़ ये ऐसी सीटें थी जिन पर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मतदान प्रतिशत भी यहाँ बेहतर रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने सभी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी अभी भी अपनी 29 की 29 सीटें जीतने वाले दावे पर अड़ग है। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा है वो भी पूरा होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की गारंटी को जान गई है कि वो झूठी है। बीजेपी का जो मोटिवेशन था, आपकी बात 29 की 29, आपकी बात 400 पार। मैं समझता हूँ कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हूँ कि आपकी बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। और शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट के डले हैं। कई बूथ निकले जब 375 वोट के डले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर ना पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है वहां कम मतदान प्रतिशत बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर 10 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मतदान बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाए 9 मंत्रियों का जादू अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं चला है। 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव 2023 में रिकॉर्ड बनाने वाले मंत्रियों के ही विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग ने सवाल खड़े करके रख दिए हैं। पहले देखते हैं कि आखिर कौन है ये 10 मंत्री अपने ही विधानसभा में जिनका जादू नहीं चला। यह आपको बताएंगे। देखिए, विजय शाह बैतूल लोकसभा सीट की जिम्मेदारी उठाए थे। हरसूद विधानसभा में मतदान 2023 में 79.58% रहा, तो 2024 का मतदान प्रतिशत समझिए जो कि 66.82% ही रहा, यानी वोटिंग परसेंटेज गिरा है। 12.76% मतदान कम हुए। तो वहीं करण सिंह वर्मा का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि विदिशा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और इछावर विधानसभा में मतदान प्रतिशत क्या रहा? 2023 पे 85.67% मतदान हुआ था। और वहीं हमने देखा है 2024 में जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 78.22% रहा। 7.45% मतदान यहां पर भी कम देखने को मिला। गोविंद सिंह राजपूत, जो कि सागर लोकसभा सीट की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुरगी विधानसभा में उन्होंने कितना मतदान प्रतिशत हुआ है, माफ कीजिएगा, खुरगी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 75.97% मतदान हुआ। 2024 में 66.20% मतदान हुआ, यानी 9.77% मतदान कम हुआ है। वहीं एदल सिंह कंसाना, जो कि मुरैना लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, सुमावली विधानसभा में कितना मतदान हुआ ये भी आपको बता देते हैं। 2023 जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर 72.30% मतदान हुआ। तो 2024 में लोकसभा चुनाव में 53.10% ही मतदान हुआ, यानी यहाँ पर तो मतदान प्रतिशत 19.40% घटा है, यानी कितना कम मतदान हुआ है इससे समझिए। राकेश शुक्ला भिंड लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। मेहगांव विधानसभा में मतदान प्रतिशत 2023 में 64.92% रहा। 2024 में 53.93% रहा, यानी कि 10.99% मतदान यहां पर कम हुआ। गौतम टेटवाल, जो कि राजगढ़ लोकसभा सीट की जिम्मेदारी निभा रहे थे,
सहारनपुर विधानसभा में कितना मतदान हुआ, क्योंकि यहाँ के विधायक भी हैं। 2023 में 84.36% मतदान हुआ यानी विधानसभा चुनाव में, और 2024 में यानी अब लोकसभा चुनाव में 78.25% ही मतदान हुआ है। यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत घटा है वो 5.61% कम मतदान हुए हैं। नारायण सिंह पवार राजगढ़ लोकसभा सीट की जिम्मेदारी निभा रहे थे, यानी अपने विधानसभा क्षेत्र से कितने वोट इकट्ठा कर पाएंगे ये भी आपको बता देते हैं। ब्यावरा विधानसभा से आते हैं। ब्यावरा विधानसभा में कितना मतदान हुआ? 2023 में 84.49% मतदान हुआ था, यानी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक देखने को मिला। तो 2024 लोकसभा चुनाव में 75.00% ही मतदान हुआ। 9.49% मतदान कम देखने को मिला। विश्वास सारंग भोपाल लोकसभा सीट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। नरेला विधानसभा से ये विधायक भी हैं। नरेला विधानसभा में कितना मतदान हुआ बता देते हैं आपको। 2023 में 65.17% मतदान हुआ था और 2024 में यहाँ पर 59.02% मतदान हुआ, यानी कि 6.15% मतदान यहाँ पर भी कम देखने को मिला। कृष्णा गौर भोपाल लोकसभा सीट की जिम्मेदारी ये भी निभा रही थी। गोविंदपुरा विधानसभा से आती हैं। गोविंदपुरा विधानसभा में कितना मतदान हुआ विस्तार से समझ लीजिए। 2023 में 63.13% रहा, यानी विधानसभा चुनाव में। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 72.82% मतदान प्रतिशत यहाँ का देखने को मिला, यानी 9.69% ही मतदान यहाँ पर कम देखने को मिला। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। ग्वालियर विधानसभा में कितना मतदान हुआ? 2023 में 65.20% रहा, तो 2024 में 58.45% मतदान हुआ। 6.75% मतदान यहाँ भी कम देखने को मिला। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर लोकसभा की जिम्मेदारी निभा रहे थे और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कितना मतदान हुआ ये भी बता देते हैं। 2023 में 63.77% रहा, तो 2024 में 61.03% ही मतदान हुआ है। तो देखिए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक नसीहत दी थी सभी मंत्रियों को, और वो नसीहत थी लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में राजनीति इस वजह से गर्म है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिला। राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके, विस्तार से समझेंगे उनसे। श्याम, मैं आपसे अलग अलग खबरों पर जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम लगातार चुनाव के बीच में चर्चा करते रहे। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं चुनाव के बाद, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, अब बीजेपी में हमने देखा था कि चुनाव के ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों को नसीहत दी थी कि परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मौके भी ज्यादा देगी, लेकिन कुछ विधायकों के क्षेत्र में न बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली, वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है। तो अब इससे क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है? रसिका, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिनको हमको समझना होगा, उन पहलुओं को हमको समझना होगा ताकि इस पूरे परिदृश्य को हम जान सकें। पहली बात तो ये कि जिन्हें हम मंत्री कह रहे हैं, अल्टीमेटली वो हैं तो विधायक ही ना, और ये विधायक भी वो हैं जो अगर हम विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल नहीं हुई थी कईयों को। तो एक तो ये कि तब भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था इनका, लेकिन क्योंकि जातिगत समीकरण देखने होते हैं, इनका कद देखना होता है, तो मंत्री बना दिया जाता है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि जब मंत्री बना दिया तो उतना समय इनको मिला नहीं उस गलती को ठीक करने का जो इनको करनी चाहिए थी। ये जो है इस जिसको डबल इन्वर्टेड में मैं कहूँगा मुगालते में रह गए कि जो है मोदी के चेहरे के आधार पर हम तो जीत ही रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं ने गलती करी वही मंत्रियों ने भी गलती करी, ओवर कॉन्फिडेंस जो हमको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, अब ओवर कॉन्फिडेंस रहा या फिर
लगातार उन्होंने कोशिश की और सफलता हाथ नहीं लगी, तमाम चीजें, क्योंकि 4 जून को नतीजे तो साफ कर ही देंगे स्थिति क्या रही। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। शाम इस बार चुनाव में हमने देखा है, वैसे मध्य प्रदेश जो कि महिलाओं की राजनीति के लिए भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर सबसे लोभ लुभावन जो वादे हैं वो महिलाओं से ही किए जाते हैं। महिला वोटर्स काफी एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, महिलाएं भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंची और जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम है। तो क्या संकेत मध्य प्रदेश की महिलाएं दे रही हैं, अपने आकलन से समझाइएगा। देखिए, हमको ये लगता है अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसकी समीक्षा करें इस पूरे मामले की, तो हमको ये लगता है कि क्योंकि लाडली बहना का फैक्टर महिलाओं ने देखा, तो महिलाओं को ये अपेक्षा थी कि अब नए चुनाव, नया दौर, नया क्या, अब हमारे लिए क्या है। लाडली बहना तो हमने देख लिया, वो तो फ़ायदा दे ही रही है, अब क्या नई कोई घोषणा करेगी केंद्र सरकार। तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगा कि अभी कुछ नहीं है, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, हम जाएं वोट करने तो बेहतर, नहीं जाएं तो और भी बेहतर। लगभग ये तस्वीर हमने, क्योंकि कुछ लोगों से बात की, राजनीतिक गलियारों में बात की, राजनीतिक पंडितों से बात की, तो ये भी हमको जो है समझ में आता है एक चीज़। दूसरा, कहीं ना कहीं महिलाओं को जो बाद में मोटिवेट करने का काम किया गया, महिला वॉर रूम बनाया गया, अगर ये पार्टी पहले ही कर लेती तो इसमें तस्वीर बदली हुई हमको नजर आती, जो बाद में तीसरे और चौथे चरण में लगभग जो किया गया पार्टी की ओर से, ये भी एक चूक रही पार्टी की ओर से। महिलाओं के बीच महिला जो कार्यकर्ता हैं, महिला जो मंत्री हैं, महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं, वो उस शिद्दत से नहीं जा पाई जो उनको जाके मोटिवेट करना था, वो भी अभाव हमको दिखाई देता है। बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरीके से महिला इंटरेस्ट लेती थी चुनाव में, मध्य प्रदेश की महिला तो खासा भूमिका निभाती हुई नजर आती थी, इस बार नहीं देखने को मिला। अब देखिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग भी हो चुकी है, अब इंतजार है तो हर किसी को 4 जून का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अलग दावे कर रही है। हम नतीजे बताएंगे कि आखिर किसने किस पर कितना इंटरेस्ट दिखाया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी 3 चरणों के चुनाव देश भर में बाकी हैं। सभी दिग्गज नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। अब तक मोहन यादव उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पार्टी के लिए जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। आज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए वोट डालने की अपील की है। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नहीं रुके और लगातार जिस तरीके से वो आड़े हाथों कांग्रेस को लेते आए, सुनिए। आप सबको उज्जैन निमंत्रण देता हूं, चित्रकूट निमंत्रण देता हूं, पूरे प्रदेश में आओ, आनंद मनाओ। वोट देने के बाद भारी वोट से भाई अरविंद शर्मा जी को जिताओ और आनंद के साथ अगले बार मटकी फोड़ने जमुना जी के किनारे ही चलेंगे। तो देखिए, अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके। सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर के आड़े कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा और क्या उन्होंने कहा, ये भी सुन लीजिएगा। और देखिए, लगातार हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी हर मंच से कांग्रेस पर इसी बात का आरोप लगाती हुई नजर आई और राम मंदिर का मुद्दा फिर एक बार गूंजा। देश आनंद में डूबा, जो गए उनने वहां आनंद मनाए, जो नहीं गए वो घर के आगे दीपक जला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, आनंद में डूबे। लेकिन किसी के छाती पे सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस वाले थे। अब जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की बात हो ही रही है, तो ये भी देख लेते हैं कि सीएम मोहन के मध्य प्रदेश के बाद वो कहां-कहां पर दौरे पर पहुंचे और किन राज्यों में किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए वे नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने भर भर के जिम्मेदारियां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर सौंपी है और जिम्मेदारियां मिले भी क्यों ना। सीएम मोहन ने ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं जो की हैं। तो देखिए, कहां पहुंचे, छत्तीसगढ़ पहुंचे, तो वहीं हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उनको भारतीय जनता पार्टी का यादव ब्रांड एम्बेसडर भी कहा गया।
जिस तरीके से वो हर वर्ग को साधते हुए, खासकर यादवों को साधते हुए अलग अलग राज्यों में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस आलाकमान ने भी अपने दिग्गजों को दूसरे राज्यों की भागडोर संभालने को दी है। अब वो भी आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत की है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्गी राजा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में भी जनसभा कर चुके हैं। 4:30 बजे ललितपुर में जनसभा की और मऊरानीपुर में शाम 7 बजे दूसरी जनसभा उनकी शुरू हुई। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद तमाम दिग्गज दूसरे राज्यों का रुख अपना रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हो या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे। ये तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, वो अब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में जाकर कांग्रेस के समर्थन में वोट जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल से इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है, क्योंकि आज से नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कुल 181 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 30,799 परीक्षार्थी हैं। खंडवा के नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग परीक्षाएं का सेंटर बनाया गया है, जहां परीक्षा देने पहुंचे नर्सिंग छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। सर तकलीफें तो बहुत आई, क्योंकि एक गोल क्रिएट करके चल रहे थे हम, वो गोल बिल्कुल भी मतलब वैसा हो ही नहीं रहा था जैसे हम सोच के चल रहे थे, जैसे सोच के एडमिशन लिया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब अगर यूनिवर्सिटी ना अब एग्जाम्स भी ले ले तो वो जो 3 साल के जो 3 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे, और उस भरपाई को यूनिवर्सिटी कैसे कर पाएगी। सर 3 साल में एग्ज़ाम हुई है तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ स्टूडेंट्स का, क्योंकि सब लोग बाहर से आते हैं और फिर मतलब कि एक सिटी में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था 3 साल तक, मतलब इतना प्रेशर था। और फिर मतलब घर वालों को भी थोड़ा प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स पर बाहर रहते हैं, जल्द से जल्द कॉलेज नहीं मतलब एग्जाम्स नहीं हो रहे थे तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और फिर मतलब इस तरह से हमारी डिग्री भी पोस्टपोन हो जाएगी, मतलब बहुत लेट होगी, तो हमारा ईयर थोड़े से वेस्ट हुआ है सर इसमें। नागरिक संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 14 लोगों को CAA का सर्टिफिकेट जारी किया जाए और किया गया है। साथ ही बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी और उसके बाद CAA कानून बन गया था। आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। CA पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की कि नागरिकता मिली है हमें। सर शुक्रिया ही करेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भारतीय केंद्र सरकार का, BJP सरकार का बहुत शुक्रिया। बस सरकार से यही धन्यवाद है कि हमें नागरिकता मिली और हम बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ जाएंगे और हम यहाँ पे नागरिक हो गए। और हम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि हमारी उसने सुनी तो हम भी उन्हों की सुनेंगे। वहीं CAA के तहत लोगों को नागरिकता देने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में 300 से अधिक लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जी आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं, दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। CAA देश का कानून है, को इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी।
चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। ओडिशा और झारखंड का छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण इन राज्यों में छत्तीसगढ़ की अच्छी पैठ मानी जाती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार इन राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं का सबसे ज्यादा दौरा इन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है। दिग्गज पहुंच रहे हैं दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश। ये भी आपको बता देते हैं कि कौन कहां पर कब सभाएं कर रहा है। सीएम विष्णुदेव साय को ओडिशा और झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही डिप्टी सीएम को ओडिशा की जिम्मेदारी मिली है, यानी विजय शर्मा और अरुण साव लगातार ओडिशा पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बंगलागिर, कटक, संबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है, यानी ये भी ओडिशा में डेरा जमाए बैठे हैं। मंत्री केदार कश्यप की बात कर लेते हैं कि वो कहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। झारसुगड़ा और ओडिशा पहुंचे हुए हैं मंत्री केदार कश्यप, यानी कि वो ओडिशा भी की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही झारखंड में भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री ओपी चौधरी की बात कर लेते हैं, टंकराम वर्मा की भी बात कर लेते हैं, ये भी ओडिशा के दौरे पर हैं और ओडिशा में छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा पर कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा को संबलपुर का जिम्मा सौंपा गया है, तो सांसद सुनील सोनी, देवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, चुन्नीलाल साहू ओडिशा में रहेंगे। तो तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि ओडिशा विधानसभा चुनाव भी जरूरी है, ओडिशा का लोकसभा चुनाव भी जरूरी है और फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी से ओडिशा छिन ना जाए, इसलिए प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सभी दिग्गज दूसरे राज्यों का मोर्चा संभाले हुए हैं और इस पर पार्टी का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं। जनता पार्टी चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है। छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। एक एक सीट लोकसभा की वहाँ जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने भी अपने दिग्गजों को दूसरे राज्यों की कमान सौंप दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उनके अलावा पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत करीब 7 विधायक भी दूसरे राज्यों का मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कि कौन से दिग्गज किस प्रदेश का दौरा कर रहा है। देवेंद्र यादव, राजकुमार यादव, कुंवर निषाद, व्यास कश्यप दूसरे राज्य में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद दुबे को झारखंड, हरियाणा और असम की जिम्मेदारी दी गई है, यानी ये इन राज्यों में पहुंचेंगे। कांग्रेस के पक्ष में लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। विकास उपाध्याय को हिमाचल, यूपी, हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं कवासी लखमा जो कि बस्तर के बड़े नेता हैं, उनको ओडिशा की जिम्मेदारी दी गई है, यानी ओडिशा में मोर्चा संभालते हुए कवासी लखमा दिखाई दे रहे हैं। मोहन मरकाम भी ओडिशा की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कांग्रेस आलाकमान ने भी धुआंधारों को और प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धुरंधों को दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंप दिया है और इस पर पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण अन्य राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को जनता के बीच में रख रहे हैं। मोदी सरकार की नाकामी और भाजपा के वादा खिलाफी से जनता हताश और परेशान है और वरिष्ठ नेताओं के प्रचार का अच्छा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जहां भी कांग्रेस नेता प्रचार में जा रहे हैं, प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतरों के साथ वहां चुनाव जीतेंगे।
तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री समेत ढेरों धुरंधर निकल पड़े हैं दूसरे राज्य में अपना सिक्का चलाने। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का सिक्का दूसरे राज्यों में चल भी पाता है या फिर नहीं, और अगर चलता है तो कितना चलेगा। अब बात कर लेते हैं गर्मी की, और गर्मी आते ही सबसे बड़ी समस्या होती है जल संकट की। गर्मी आते ही जल संकट भी गहरा जाता है। राजधानी रायपुर से लगे आसपास वार्डों में लोग गर्मी आते ही पानी के लिए तरसने लगते हैं। नगर निगम टैंकर भेजकर लोगों के घर तक पानी पहुंचाता है, लेकिन आज विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल जाएगी। देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 70 वार्ड हैं, लेकिन गर्मी आते ही लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं, और जब टैंकर पहुंचता भी है तो जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल पाता। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। अधिकतर वार्डों में पानी की समस्या है। लाभांडी, फुंडहर, करीबनगर, खम्हारडी, गीतांजलि नगर, सुंदर नगर, भाटा गांव, गुड़ियारी, शक्ति नगर में गहरा जल संकट है। शहर की 45 पानी की टंकियों में 70 टैंकर से सप्लाई होती है। जल जीवन मिशन योजना में रायपुर पिछड़ गया है। अब सवाल यह है कि पानी की समस्याओं का समाधान कैसे हो। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का दावा है कि नगर निगम में प्रधानमंत्री भी बैठ जाएं, फिर भी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ की समस्या कोई खत्म नहीं कर सकता। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सुना आपने, क्या यह तर्क आप पचा सकते हैं? उधर लगातार बढ़ रही समस्याओं पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने एक सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हमने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत एक हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम एक हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। अलग अलग वार्डों से जल समस्या को लेकर जब लोग नगर निगम पहुंच रहे हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। विस्तार न्यूज ने जब आम लोगों से बात की तो उनका कहना है कि काफी दिनों से जल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं। राजधानी रायपुर में पानी की कितनी समस्या, ये समस्या मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं पानी की समस्या को लेकर। पानी की कितनी समस्या, कहाँ से पहुँचे आप? पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब दलदल सुनी के निवासी हैं। दलदल सुनी में पानी की समस्या है। जैसे देखें तो शिवाजी नगर में डबरी पारा में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहाँ बोलते हैं कि टैंकर भेजो करके, टैंकर भेज देते हैं, एक आध टैंकर आता है, पानी देके चला जाता है, लेकिन समस्या का जस्त का तस बना रहता है। पानी टंकी है केवल 2, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही, सबको पानी देना है, तो 2 टंकी सफिशिएंट नहीं है और पानी का मारा मारी मचा हुआ है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को पानी की समस्या हो रही है, ऊपर से समस्या के अंतहीन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो। अब देखना यह होगा कि अल्टीमेटम देने के बाद रायपुर में समस्याएं कैसे दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, अब इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर करेंगे चर्चा। 5 साल के मामले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने जो बयान दिया, कल शायद आप ही लोग में से उसने किसी को चलाया है, मगर वो अर्थ को अनर्थ करके चलाया गया। और मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ, बयान से नहीं पलट रहा हूँ कि सफाई की समस्या, पानी की समस्या ये अनवरत रहती है। तो इस तरीके से अगर जोड़ के देना तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का परिचय है। अगर मेरे मन में कोई वो रहता, मेरे मन में अगर ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो कल मैं उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को बुला के कल मैंने मीटिंग की।
तो देखिए, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर अपने बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ढेबर ने नगर निगम की समस्या को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। रायपुर के वार्डों की समस्या को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने बड़ा बयान दिया है। ढेबर ने कहा कि इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होते तो यहां पर उनको बैठा दिया जाए, फिर भी शहर की समस्याओं का हल नहीं होगा और पानी, साफ सफाई और लाइट की समस्या बनी रहेगी। आगे ये तक कह दिया कि नगर निगम में समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो देखिए, महापौर के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एजाज ढेबर पर लगातार हमलावर हो गई है। मामले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर से इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि एजाज ढेबर का ये बयान निंदनीय है। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एजाज ढेबर की चली चले और चली चला की बेला आ गई है और इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाए तो अच्छे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता महापौर के बयान के बाद हावी हो गए हैं। वहीं भाजपा के पार्षद दल ने नगर निगम के सामने बैठकर प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग भी की, जिसमें हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की। जरा वो भी सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। महापौर के बयान के बाद रायपुर नगर निगम में सियासत तेज हो गई। सियासत होने की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हैं, तस्वीर है रायपुर नगर निगम के बाहर जो कांग्रेस बीजेपी के जो पार्षद दल हैं वो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की इस्तीफे की मांग करते हुए यहाँ पर धरने पर बैठा है। ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तमाम जो पार्षद है, अमर बंसल हो या अलग अलग वार्ड के जो पार्षद हैं वो बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, हर वर्ष गर्मी के समय में यह समस्या आ जाती है, आम जन को पानी नहीं मिल पाता है। हमारे इस शहर के महापौर को और उनकी पूरी टीम को यह जिम्मेदारी से तय करना था कि मई से पहले प्रत्येक गलियों में पानी पहुंच जाता। हमारे वार्ड के अंतर्गत भी गली नंबर 5, 6, 7 में पानी की दिक्कत है, जिसकी कल हमने लिखित में मांग भी की है और हम सभी भाजपा पार्षद दल यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। अभी महापौर जी ने एक बयान दिया जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, जो कि पूर्णतः गलत है। हम महापौर जी की इस बयान की निंदा करते हैं उनसे और इनसे ये अपील करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। और भी पार्षद हैं, उन लोग से ही बातचीत करेंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो पार्षद हैं वो पोस्टर लेके बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे बयान पर? देखिए, महापौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जवाबदारी है। रायपुर शहर को जब उन्होंने पद ग्रहण करा तो एक विजन लेके आदमी उस पद में बैठता है कि मैं रायपुर शहर को कैसे विकास करूंगा, कैसे रायपुर शहर का धूल मुक्त करूंगा, कैसे पानी की समस्या करूंगा। मगर आज महापौर जी कहते हैं 4.5 साल बीतने के बाद कि मुख्य प्रधानमंत्री जी को इस पद में बैठा दिया जाए तो पानी की समस्या, लाइट की समस्या कभी दूर ही नहीं हो सकती। ऐसी बचकानी बातों को लेकर आज महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उसकी इस्तीफा की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे। तो आपने महापौर का बयान भी सुना और उसके बाद महापौर ने बयान पर क्या रिएक्शन दिया वो भी हमने आपको बताया और भारतीय जनता पार्टी ने पोटेंशियल अटैक कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए ही जानी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अनमोल, हमने देखा है नगर निगम के चुनाव हो या जब जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं तो बात होती है नल जल की, सड़क की, नाली की, इन तमाम चीज़ों की बात होती है और
महापौर जब इस तरह का बयान देता है, महापौर ये कहते हैं कि अगर ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए समस्या बनाए रखना है क्या? बिल्कुल रसिका, देखिए महापौर एक ऐसा पद होता है जिस पर लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती है, क्योंकि लोग जो है अपना एक कीमती वोट देकर जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो। लेकिन रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को ये बात समझ नहीं आ रही है। वो शायद भूल गए हैं कि उन्हें किस लिए महापौर बनाया गया था, जनता के विकास कार्यों के लिए बनाया गया था। और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि पीएम मोदी भी अगर आ जाए तो भी समस्याएं खत्म नहीं होगी। देखिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है रसिका। इसके बाद देखिए जनता काफी निराश है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। रायपुर में जो है पानी की समस्या हर जगह निकलकर सामने आ रही है। टैंकर की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं सड़क की समस्या है। महापौर को यह बताना चाहिए कि उनके पास क्या विजन है, कब तक समस्याएं ठीक होंगी, क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, ये बताने के इतर महापौर उसके बाद आज उन्होंने एक और बयान दे दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं बात कुछ और कहना चाहता था, मीडिया उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे कर दे रही है, लेकिन हमने जनता को वही सुनाया जो एजाज ढेबर कह रहे थे। अब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी जिक्र कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को पकड़ लिया। अब लगातार चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर तमाम दिग्गज हो भारतीय जनता पार्टी के महापौर पर निशाना भी साध रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर दिया। अब इससे छत्तीसगढ़ की कितनी राजनीति गर्म होने की आशंका है? देखिए राजनीति गर्म होगी रसिका, क्योंकि चुनाव होने हैं। रायपुर नगर निगम का चुनाव होना है, कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में ये बयान आना, वो भी महापौर एजाज ढेबर के हवाले से, उनको भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी देखिए चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है बहुत पहले। और अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो रहा है और इसके ठीक बाद नगर निगम का चुनाव है, तो बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे से भुना रही है। लगातार जनता के बीच इनके बयान की चर्चा कर रही है। इवन जो महापौर एजाज ढेबर है उनको काफी ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी कह रही है कि एक बीजेपी के पार्षद को आप बना दीजिए महापौर, आप किस लिए बैठे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए जब आप ठीक से संभाल नहीं पा रहे पद को। तो देखिए बीजेपी तो सियासत में देखिए आगे रहती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुद्दे को अब इस पर कितनी सियासत होती है और नगर निगम के चुनाव भी इस बार छत्तीसगढ़ में दिसंबर में देखने को मिलेंगे, इसका असर उस पर कितना पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टी के संगठनों में भी बदलाव की चर्चा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरे के साथ युवाओं को भी मौका दे सकते हैं। संगठन में बदलाव को लेकर सियासी तकरार भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस संगठन में तकरार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कई बड़े पदाधिकारी जहां पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं इस दौरान आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कार्यकारिणी में बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार युवा चेहरों को संगठन में जगह दी जा सकती है, तो वहीं सेकेंड रो के नेताओं को भी संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इन बदलाव को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। संगठन में बदलाव की अटकलों को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि चुनाव में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ता। संगठन में जहां तक बदलाव की बात है, तो यह निरंतर प्रक्रिया हमेशा होती ही रहती है। देखिए चुनाव में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ता। और संगठन में जहां तक बदलाव की बात है, ये निरंतर प्रक्रिया है और ये होते रहता है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी संगठन स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अपनी टीम को मजबूत करते नजर आ सकते हैं, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी की नई नियुक्ति देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी इन बदलाव को सतत प्रक्रिया बता रही है। कांग्रेस में संगठन के बदलाव को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। विधानसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी जो कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है, मुझको लगता है कि उसी कांग्रेस के जिम्मेदार और जवाबदार नेता भविष्य में जो परिणाम लोकसभा के आने वाले हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पराजय होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचने के लिए
अपने ही संगठन के बीच में इस प्रकार का सुगुफा छोड़ रहे हैं और अपने ही संगठन के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी को जिम्मेदारियां देती रहती हैं। प्रदेश में पार्टी के अंदर जब से बदलाव की सुगबुगाहट हुई है, इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। इन मामलों पर अब देखना होगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बदलाव कब तक होता है और ये बदलाव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छाया वर्मा और अनिला भेड़िया को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। दोनों को हिमाचल में अहम जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग विधानसभा का बनाया गया है पर्यवेक्षक। छाया वर्मा को शिमला के चौपाल विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, तो अनिला भेड़िया को भी जिम्मेदारी मिली है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छाया वर्मा और अनिला भेड़िया को भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्यों में दी है। जशपुर में शासकीय भूमि से कब्जा हटाने गए पटवारी पर दबंग ने हमला कर दिया और पटवारी संदीप भगत की पिटाई कर दी। घटना जशपुर के कोतवा चौकी क्षेत्र में की बताई जा रही है, जहां गांव में ही दबंग ने ये हमला किया है। शासकीय भूमि पर कब्जा कर बोर कर रहा था ये दबंग और इस दौरान बोर रुकवाने गए पटवारी से दबंग ने मारपीट की। वहीं पीड़ित पटवारी संदीप भगत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी अब शुरू कर दिया है। रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने नायाब तरीका ढूंढा है और ये तरीका क्या है वो बता देते हैं, जिसमें प्रशासन ने सुदूर और पैरी नदी के एनिकेट पर पानी भर दिया है और साथ ही घाट से निकासी के लिए बनाए गए रास्ते पर 25 फीट लंबी और 4 फीट ऊंची पक्की दीवार खड़ा कर दिया है, जिससे नदी से हो रहा है अवैध रेत खनन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं महानदी के परसदा जोशी और अन्य 3 घाटों से अब भी रेत का खनन हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। और इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। खबरों की लगातार और सही अपडेट के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।